नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केंद्र सरकार बड़े चुनाव सुधारों को लेकर अब कानून का हिस्सा इसे बनाने पर विचार कर रही है। वहीं अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से जो जानकारी मांगी है उसमें आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की जानकारी भी शामिल है। वहीं नामांकन की देखिए बात की जाए तो समय पर इसे भरे जाने की ये जानकारी प्रत्याशी को देनी होगी। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी ये बताना होगा कि वे ऐसे लोगों को प्रत्याशी क्यों बना रही हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से पहले ये बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक छवि के नेता को टिकट क्यों दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है, तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त की रेवड़ियों के वादों को लेकर पहले से ही बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये मामला चल रहा है और इस बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को लेटर लिखा है जिसमें सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना होगा कि आखिरकार ये वादे पूरे कैसे होंगे और इसके लिए पैसे कहां से आएंगे और जरूरी भी हो जाता है। वहीं 4 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र के जरिए आयोग ने पार्टियों से 19 अक्टूबर तक का समय मांगा है और 19 अक्टूबर तक अपनी राय देने की बात कही है। चुनाव आयोग की बात की जाए तो 4 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल अगर कोई चुनावी वादा करते हैं तो उन्हें साथ में यह भी बताना होगा कि अगर वह सत्ता में आए तो वादे को कैसे पूरा करेंगे और इस पर कितना खर्च किया जाएगा, पैसे कहां से आएंगे और इसके लिए वे टैक्स बढ़ाएंगे या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। स्कीम की देखिए बात की जाए तो स्कीम के लिए अतिरिक्त कर्ज लेंगे या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र में एक तयशुदा फॉर्मूला और साथ ही साथ प्रो फार्मा होगा जिसमें पार्टियों के चुनावी वादे तो होंगे ही, साथ ही साथ वे उन्हें पूरा कैसे करेंगे इसका भी डिटेल उनको देनी होगी। पार्टियों को यह भी बताना होगा कि राज्य की वित्तीय सेहत को देखते हुए उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। शिकायत सही पाई गई, आंशिक रूप से सही पाई गई या नहीं पाई गई और उस पर ये एक्शन हुआ, तो अगर किसी भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिटीजन कोई मनी पावर, कोई मसल पावर, कोई किसी भी तरीके का दुरुपयोग देखते हैं या किसी पोलिंग पार्टी का दुरुपयोग देखते हैं के द्वारा, तो निश्चित रूप से सी विजिल का यूज करें और उस पर कमीशन को खबर करें। नो योर कैंडिडेट, उस नो योर कैंडिडेट में आप उसकी एजुकेशनल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आर्थिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कोई है तो वो क्या है, सब इस पे उपलब्ध होगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सो दैट वोटर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कैंडिडेट्स को उसको मैंडेटरीली पब्लिश करनी पड़ेगी एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में और सोशल मीडिया पर उनको 3 बार उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को यह भी बताना होगा और उसको पब्लिश भी करना होगा कि वो उन्हें क्रिमिनल के अतिरिक्त कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला। दे शुड गिव रीजंस, मेक इट पब्लिक सो दैट वोटर्स नो कि उस क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और कैंडिडेट ढूंढने में पार्टीज को क्यों और किस प्रकार से इतनी कठिनाई हुई, ये जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको रीजन से, सो दैट वोटर्स जाने कम से कम कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को मिल सके। तो विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी यहां पर सभी पार्टियां जुट गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि तमाम बड़े नेता लगातार यहां वादों को पूरा करने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। यहां दौरे लगातार जारी हैं, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच जनता के मुद्दों को किस तरह से लिया जाएगा ये भी अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव की देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर जनता को मुद्दे ही पसंद आते हैं, वो भी ऐसे मुद्दे जो क्षेत्रीय जनता और अपने क्षेत्र से जुड़े हुए निकलकर सामने आते हैं। देखिए हालिया की अगर बात की जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझते नजर आ रहे हैं और कई यहां पर नेताओं की बात की जाए तो अपने वादों को पूरा करने की बात तो कही जाती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ये बात जनता को तो बखूबी समझ आती है लेकिन तमाम नेताओं को समझ में नहीं आती और इसी पर बहस राजनीतिक पार्टियों में छिड़ी हुई तो आपने काफी देखी होगी, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने भी इस पर अपना फैसला सुना दिया है या फिर यूं कहें कि निर्देश मांगे हैं।
तो हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी भरत जी। देखिए, बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर कांग्रेस की, हमेशा से ये कांग्रेस आरोप लगाती नजर आई है कि यहाँ बीजेपी कई वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। अगर वादों की लिस्ट देख ले तो इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होगी। अब ये मान लो कि आपका ही समय आ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद यहाँ पर लिस्ट मांगी है, निर्देश दिए हैं कि वादों को करना आसान है, लेकिन उनका ब्यौरा देना अब एक निर्देश के रूप में सामने आया है। क्या कहेंगे? आयोग का जो ये फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है जी, मगर क्या इस पे जो अभी रूलिंग पार्टी है वो अमल करेगी क्या, ये भी तो सवाल उठता है जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो रेवड़ी की बात तो करते हैं, और फिर जब रेवड़ी की बात आप करते हैं और फिर उसके बाद आप ही खुद रेवड़ी बांटना चालू कर देते हैं। पहले आज 2 महीना पहले पीछे जाएंगे आप देखिएगा तो उन्होंने ये विषय बहुत जोर शोर से उठाया और सारी मीडिया ने पूरी तरह से ये दिखाया और बताया कि प्रधानमंत्री जी देखिए रेवड़ी की बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश में फ्री में कुछ दिया जाए, इससे देश पे बोझा पड़ता है। सच है, सही बात कह रहे हैं, मगर ठीक है, जैसे ही चुनाव 3 राज्यों का ये पता चला और डिक्लेयर हुआ, जैसे आसाम का डिक्लेयर हुआ उसके पहले ही आपने फिर से 80 करोड़ जनता को रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। लेकिन यही काम अगर दूसरी पार्टी करती है तो आप उसको रेवड़ी का नाम देते हो, तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड तो ठीक है, केंद्र की तरफ से हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री, एकदम ताकतवर जो प्रधानमंत्री है, वो ये कहते हैं रेवड़ी की बात कहेंगे, फिर उसको पलट देंगे और फिर उसके बाद में कहेंगे कि हमारी तरफ से नहीं है, ये तो जनता की सुविधा के लिए। तो जब आप जनता की सुविधा के लिए फ्री में कुछ दे सकते हैं तो जो भी राज्य में चुनाव है उस राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को देख के बाकी भी पार्टियां जो है घोषणा करती हैं, तो उसमें बुरा क्या है। और देश की जनता को अगर मान लीजिए कुछ अच्छा चीज मिल रहा है, पढ़ाई अगर मुफ्त में मिल रही है, शिक्षा अगर मुफ्त में मिल रहा है और उसके बाद में पानी मुफ्त में मिल रहा है, गरीबों को लाइट अगर मुफ्त में मिल रहा है, तो इसमें आपको ऐतराज क्या है? जी ठीक है। चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब तक की बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस हमेशा से इन मुद्दों को उठाती नजर आई है कि इतने सारे वादे यहाँ पर किए जाते हैं, विकास की बातें कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जमीन पर कहीं ना कहीं इन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, ब्यौरा मांगा है कि यहाँ पर विकास के वादे जो किए जाएंगे इसका भी यहाँ पर ब्यौरा देना हो कि आखिरकार इसका खर्चा जो आएगा उसके लिए सरकार किस तरह से आगे कदम बढ़ाएगी। क्या कहेंगे इस पर? चौधरी जी की आवाज में कुछ शायद फ्लैक्चुएट हो रहा है। ठीक है, वापस आपके पास आना चाहूंगे भरत जी। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर चुनाव आयोग की, वैसे तो यहाँ पर हमेशा कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करती नजर आई है कि कहीं ना कहीं हालातों के मद्देनजर यहाँ पर जिस तरह से कवायद शुरू होती है, देखिए चाहे चुनाव की बात की जाए या फिर जनता के मुद्दों की बात की जाए, क्या वाकई में आपको लगता है कि आपने इन मुद्दों को वाकई में बहुत उठाया कि जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन आपकी आवाज चुनाव आयोग ने नहीं सुनी और आखिरकार अब वो समय आ गया है जब चुनाव आयोग को समझ आ गया कि वाकई में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए जी। अगर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है तो मैंने पहले ही कहा कि स्वागत योग्य है जी। मगर देश में आज जो हो रहा है, देखिए हम तो लड़ाई किस पे लड़ रहे हैं? हम महंगाई पे लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं जी। जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के नाम पे देखिएगा सारे दागी, जितने विपक्ष में दागी थे वो सब जो है इस समय भाजपा में आ गए हैं और वो भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम जो है साफ सुथरे हो गए। तो जो मूलभूत सुविधाएं है ना, उस पे लड़ना है हमें। जो है वो बाहर की बात और देश की बात अपनी जगह, पहले जिस राज्य का चुनाव है उस राज्य का क्या स्थिति है, वहां की शिक्षा की क्या स्थिति है, वहां पानी की स्थिति क्या है, वहां पे रोजगार की स्थिति क्या है, ये तो हमको मूलभूत सुविधाएं तो देना जरूरी है ना वहां की जनता को। गुजरात की जनता हो चाहे वो हिमाचल की जनता हो, तो ये दोनों जगह पे इस समय मूलभूत सुविधाओं के विषय पे हमारा फोकस है और के जो सुख दुख है उसी को लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं
और देखिएगा इस बार गुजरात और हिमाचल में आपको ये साफ तौर पे दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे भाजपा से निकल गई है, क्योंकि लोग है ना उस लुभावने वादों से ना एकदम अब बेजार हो गए हैं। आप 15 लाख की बात करेंगे, चाहे नोटबंदी की, देखिए हर जगह से ना जनता को मारा गया इस देश में। नोटबंदी से शुरुआत हुआ और आज तक है ना जनता पीस रही है। आज एक गरीब जनता सिर्फ पीस रही है ना, उनको 15 लाख मिला। पेट्रोल डीजल का हालत देखिए, खाद्य सामग्री का हालत देखिए। अब तो खाने पे भी हमको जीएसटी देना पड़ रहा है। 75 साल में जो देश जब से सरकार चल रही है तब से ये देखिएगा कि ये 2014 के बाद और अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 75 साल में जो है हमको जो है खाने पे जीएसटी देना पड़ रहा है। ये किसने किया? ये जनता देख रही है। तो हमको गुजरात में वहां की जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो गई, चाहे वो जो है पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, ये सारे विषयों पे हमें जो है वहां पे लड़ाई लड़ना है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से एक और निर्देश आया है और आपराधिक मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इस पर लगातार बीजेपी का यही कहना रहता है कि कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों को कम करने के लिए बीजेपी कवायद तेज करती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपराधिक श्रेणियों वाले या फिर आपराधिक छवि वाले यहाँ पर जिस तरह से अपना काम करते नजर आते हैं, तो उन पर भी लगाम कसने के लिए यही कह सकते हैं सर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि आपराधिक छवि वालों को यहाँ टिकट क्यों दिया जाता है, उन्हें उम्मीदवारी क्यों दी जाती है, इसका ब्यौरा भी यहाँ पर मांगा गया है। देखिए इसमें भी बड़े मजेदार बात आप सवाल पूछे और चुनाव आयोग भी परेशान है जी। सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ मिला पूरे देश में? अगर आप देखिएगा सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर मिल रहा है तो वो गुजरात में मिल रहा है जी। तो ये बिना किसी राजनीतिक संरक्षण से ये नहीं हो सकता। तो ये किसका संरक्षण है भाई? सरकार किसकी है? इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी ना आपको। ये किसकी जवाबदारी बनती है? क्या ये भी कांग्रेस की जवाबदारी बनेगी? क्या ये भी नेहरू जी की जवाबदारी कहेंगे भाजपा वाले? क्या ये भी इंदिरा जी का जवाबदारी, राजीव की जवाबदारी, राहुल जी की जवाबदारी पर? तो ये जवाबदारी तय तो करनी पड़ेगी ना। उसके बाद में शराबबंदी, जो गुजरात में देखिए शराबबंदी है, लेकिन वहां पे भी कितने लोग जो है शराब पी के मारे जाते हैं। तो ये किसकी मिलीभगत है भाई? वहां पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां के मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपराधिक छवि वाले जो लोग होते हैं, क्या उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा है तो उनको जो है पूरा अपना बायोडाटा, मतलब जो फॉर्म भरते टाइम ही आपको बताना चाहिए कि देखिए ये केसेस हमारे ऊपर तो आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर लगातार चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर अब तमाम पार्टियां ये सोचती नजर आ रही हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। एक तरफ देखिए यहाँ पर काफी बातें चुनाव आयोग के माध्यम से की गई, एक एक करके देखिए अगर बात की जाए तो 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो घोषणाएं की जाती हैं, जो विकास के वादे किए जाते हैं, उनको कब तक पूरा किया जाएगा, यानी कि समय सीमा की बात ही ले लीजिए कि इसकी समय सीमा कहां तक होगी और साथ ही साथ यहाँ पर उसके लिए विकास जो किया जाएगा उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, इसका ब्यौरा भी देना होगा। नहीं, मैं पहले आपसे कहा ना कि जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है और अगर वहां पे कोई वादे किया जा रहा है, अगर वादे करती कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो वादा करती है तो उसको कैसे पूरा करेगी इसका खाका तैयार करके देना चाहिए। और हम देंगे, अगर हमने जो वादा, अगर वहां पे जो हम वादा करेंगे उसको कैसे हम पूरा करेंगे, कैसे फंड आएगा, वो हम उसको पूरा एक खाका तैयार करके जो है वो चुनाव आयोग के सामने देंगे। लेकिन क्या भाजपा ये देगी? क्या आम आदमी पार्टी देगी क्या? जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाते हैं, कई बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता हैं जो आपराधिक छवि वाले हैं, लेकिन उन्हें भी टिकट दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं ना कि हो सकता है पहले क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम अब जो है हर पार्टी को, देखिए आप पढ़े लिखे लोग जब आएंगे, समझदार जब लोग आएंगे तो उसमें देश की भी तरक्की होगी, उसमें राज्य की भी तरक्की होगी, उस जिले की भी तरक्की होगी, उस विधानसभा की भी तरक्की होगी। तो ये जरूरी है कि जो है दागी जो भी नेता है, अगर सीरियस उनके ऊपर कोई ऑफेंस है
तो मेरा अपना मानना है कि उनको जो है टिकट नहीं देना चाहिए जी। और ये जिस लेकिन तरह आप देखिएगा कि भाजपा में सबसे ज्यादा दागी, आप पूरा देख लीजिए, सर्च मार लीजिए, सबसे दागी अगर मिलेंगे, चाहे वो विधानसभा, चाहे वो किसी भी राज्य में ले लीजिए, चाहे वो लोकसभा का पूरा उठा लीजिए, तो सबसे दागी अगर ज्यादा मिलेंगे तो वो भाजपा में मिलेंगे, क्योंकि अब वो तो पूरे दागियों को ले रहे हैं ना, उनके पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुलाई करके वो बाहर निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो आए थे मेरे पास तो ये दागी थे, लेकिन निकलने के बाद एकदम पाक साफ जो है वो दूध के धुले हो गए। ठीक है, महेश अत्री बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काफी लेट जुड़े, लेकिन समय की कमी के चलते जल्दी थोड़ा यहाँ पर सवालों का जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं, निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ ये भी कहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग जिस तरह से यहाँ पर तमाम निर्देश देते हुए नजर आ रहा है कि ब्यौरा मांगा गया है कि किस तरह से यहाँ पर वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आखिरकार पैसा कहां से आएगा उसका ब्यौरा भी मांगा गया है। देखिए, कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि अगर हमसे यहाँ पर मांगते तो हम तो दे देते, बीजेपी लेकिन नहीं देने वाली। अत्री जी। अत्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ बिल्कुल मैडम जी बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने तमाम ब्यौरा मांगा है प्रत्याशियों को लेकर, साथ ही आपराधिक छवि वाले लोगों को उम्मीदवारी क्यों दी जाती है, और अगर यहाँ पर वादे किए जाते हैं तो उनको पूरा क्यों नहीं किया जाता है, वादे इतने सारे किए जाते हैं उसका खर्चा कैसे आएगा, इन तमाम वादों को लेकर जिस तरह से ब्यौरा मांगा गया है चुनाव आयोग ने, क्या कहेंगे उस पर? ये देखिए मैडम, अच्छा कदम है। और ये जो मेरे साथी पर्वत जो बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग ये प्रवृत्ति के हैं, शायद ये भूल है कि ये परंपरा बात को नहीं की, और ये भूल कांग्रेस के अंदर कितने लोग आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, सताते हैं, कीजिए। और अब वो है अच्छा करिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत जो प्राधिकरण की शुरुआत है वो सही मायने में कांग्रेस ही रही है, क्योंकि ये लोग तो देते ही अपराधियों को थे, बहुत सारे इनके अपराधी, और आज भी इनके मंत्री जो बेल पर है, जो जेल में है, ये लोग टिकट देते हैं। उल्टा भरत जी, आप पर ये आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि आपराधिक प्रवृत्ति की छवि रखने वाले नेता जो हैं उसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। देखिए, अब बेल पे और जेल में कौन कौन वहां से गया ये सबको पता है, पूरा देश जानता है कि कौन कौन जो है वहां से पहले जेल में गया, फिर बेल पे आया, फिर जेल में गया, फिर बेल पे आया, फिर जाके जो उनको साफ सुथरा जो है एक वॉशिंग मशीन वाला जो प्रक्रिया होती है उससे बाहर आ गए हैं। तो भाजपा ये कहती है कि एक उंगली अगर कांग्रेस के ऊपर दिखा रही है ना, तो 4 उंगली भाजपा की तरफ भी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्वागत योग्य है। मैंने पहले ही कहा कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर अब से भी सभी पार्टियां एक साफ सुथरी छवि की कैंडिडेट देती है तो उससे देश का भी तरक्की होता है, उसमें राज्य का भी तरक्की होता है, विधानसभा का भी तरक्की। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर बदलाव कहीं ना कहीं होना, ठीक है, पुरानी बातें हो गई, यानी कि नई शुरुआत कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को करना बहुत जरूरी हो जाता है। चौधरी जी, क्या लगता है कि वाकई में अगर इस तरीके से यहाँ पर मामले सामने आते हैं या फिर वादे किए जाते हैं तो उसके हिसाब से जो ब्यौरा मांगा गया ठीक ठाक, या फिर आगे चलकर इस तरीके से ही यहाँ पर निर्देश लगातार आते रहे तो स्थिति सुधर सकती है? देखिए राजकुमारी जी, बिल्कुल अगर इस तरीके से काम होगा देश के अंदर तो स्थिति सुधरेगी, राजनीति सुधरेगी, राजनीति की इमेज चेंज होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपकी केंद्र सरकार में अजय मिश्र टैनी जो कि गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार में, जिनके बेटे के ऊपर किसानों की हत्या का आरोप है, और अजय टैनी पर बहुत गंभीर मामलों में कोर्ट में केस लंबित है, तो क्या हमें एक सरकार को एक ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए था कि ऐसे लोगों के लिए सरकारों में कोई जगह नहीं होगी, और उसके बाद इस चीज की पहल होनी चाहिए थी। लेकिन ये चीजें खाली चर्चा का विषय बन के रह जाती हैं, खबरों की सुर्खियां बन के रह जाती हैं और हकीकत से बहुत दूर रहती हैं। हकीकत यह है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टी कोई भी हो,
वो टिकट देते समय ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती है जो सीट निकाल सकता है, जो सीट जीत सकता है और सरकार बनवाने में मदद कर सकता है। गीतिका शर्मा हत्याकांड आपने सुना होगा, किस तरीके से रेप करके हत्या की गई थी। वही गोपाल कांडा आज हरियाणा में विधायक बना हुआ है। गलती जनता की भी है, जनता चुन के भेजती है। टिकट किसी को भी दीजिए, जनता को पता होता है कौन क्रिमिनल है। जनता उसको वोट ना करे तो वो वहां पहुंच ही नहीं सकता, ना वो विधानसभा में पहुंच सकता, ना लोकसभा में पहुंच सकता। तो सबसे बड़ी लेकिन गलती क्या चौधरी जी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी नेता की छवि के चलते नहीं, सिर्फ बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर उस पार्टी के चलते जिस पार्टी की उस प्रत्याशी को या फिर बात की जाए तो उस अभिभावक को, उन लोगों को जरूरत है जो वाकई में पार्टी के लिए चाह रखते हैं, पार्टी का चेहरा देखकर वो वोट करते हैं, ना कि राजनीतिक लोगों को। और यही कारण है कि यहाँ पर जनता पिसती नजर आती है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल राजकुमारी जी, देखिए हमारे देश में जब किसी कैंडिडेट को वोट किया जाता है 2-3 चीजें काम करती हैं। कहीं पर आप देखिए कैंडिडेट को नहीं देखेंगे, लोग अपनी पार्टी को देखेंगे। कहीं कैंडिडेट इतना अच्छा आ जाता है कि पार्टी सेकेंडरी हो जाती है, कैंडिडेट को वोट किया जाता है। तो कई रीजंस होते हैं जिस वजह से कैंडिडेट हमारे विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं। लेकिन मुझे लगता है चुनाव करने का अधिकार जनता को है, मुझे, आपको और ये जो भाई लोग हमारे बैठे हैं पैनल में, सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा है या नहीं, ये हमारे लिए काम करने वाला है या नहीं। हमें किसी भी बाहों में नहीं आना है, किसी भी लालच में नहीं आना है, तो हम हिंदुस्तान की राजनीति को बदल सकते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी की, देखिए बीजेपी ने अटल जी जैसे लोग दिए, हम बीजेपी पे उंगली नहीं उठा सकते। कांग्रेस ने हमें सरदार पटेल जैसे, शास्त्री जी जैसे लोग दिए, हम कांग्रेस पे उंगली नहीं उठा सकते। तो चुनाव जनता को करना है, उन लोगों को नेता जनता ने बनाया था, किसी पार्टी ने नहीं बनाया था। तो गलती मैं मानता हूं कि वोटर्स की भी बहुत बड़ी है। ठीक है महेश जी, अभी आपने कहा कि आपराधिक छवि वाले लोगों को उम्मीदवारी देना कांग्रेस की शुरुआत थी, तो क्या यहाँ पर बीजेपी उनके कर कदमों पर चल रही? क्योंकि बीजेपी जिस तरह, यहाँ पर पत्रकार ने जिस तरह से कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो वाकई में आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा? देखिए मैडम, बिल्कुल ये सही कदम है। चुनाव आयोग ने जैसे कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, चाहे वो कोई भी दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी दल है, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और राजनीति में मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है खत्री जी, माफ कीजिए अत्री जी, यहाँ पर कि उन नेताओं को हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है जो वाकई में पार्टी में रहकर आपराधिक प्रवृत्ति की छवि यहाँ पर दिखाते नजर आए? क्योंकि देखिए ऐसे लोगों की वजह से यहाँ पर पार्टी की छवि खराब होती है सर, नो डाउट, आप भी इस बात को समझते होंगे। लगातार जिस तरीके से डिबेट की जाती है, कांग्रेस आप पर और आप कांग्रेस पर आरोप लगाते नजर आए, तो जड़ से इस चीज को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए मैडम, राजनीति में क्या होता है, कोई मुकदमे इस प्रकार के होते हैं, जब तक तो कोई आप एलिगेशन का मतलब ये नहीं कि आपने क्राइम कर दिया या पे कोई केस है, धरना प्रदर्शन हम करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे दायर होते हैं, तो मुकदमे दायर होते तो हम क्रिमिनल तो है नहीं, अपराध तो क्या नहीं। अब आप जब सजा कोर्ट से मिलती है तो सही माने क्रिमिनल होता है और उसको बिल्कुल सत्ता में नहीं रहना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति में एक क्राइटेरिया होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए जो समाज और रिश्ते आगे बढ़ाए। आपके कहने से मेरा भी अपना ठीक है ना सर, लेकिन मानना है पार्टी को समझना भी तो जरूरी है। ठीक है, सोच समझ कर टिकट देनी चाहिए। आपने शुरुआत की, चौधरी जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए बहुत अच्छी बात है राजकुमारी जी, लेकिन फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि अगर राहुल गांधी या मोदी जी दाऊद इब्राहिम को टिकट दे दे तो वो उसको संसद में या विधानसभा में नहीं भेज सकते। संसद में और विधानसभा में किसी को भेजने का अधिकार केवल और केवल जनता को है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति विशेष को वो वोट करने जा रहा है, क्या वो देश का भला करेगा, क्या वो समाज का भला करेगा, क्या वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होगा। तो ये चूज करने का अधिकार केवल जनता को है। और आपको बता दूं, जिस तरीके से हमें राजनीतिक दलों के लोगों की छवि दिखाई जाती है, वही व्यक्ति जो बीजेपी के लिए हीरो हो सकता है, कांग्रेस की नजर में वो एक क्रिमिनल हो सकता है। जो कांग्रेस का हीरो हो सकता है, बीजेपी की नजर में क्रिमिनल हो सकता है। जेल आना जाना, राजनीतिक में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उनके ऊपर केस भी दर्ज होते हैं, राजनीतिक दुर्भावना के भी केस होते हैं, तो वो चीजें मैटर नहीं करती।
लेकिन हाँ, वोटर गलती नहीं कर सकता। वोटर को हर किसी के बारे में पता होता है, अपनी विधानसभा और लोकसभा के ये व्यक्ति गलत है, सही है, इसने क्षेत्र के लिए क्या किया है, बच्चों के विकास के लिए क्या किया है, शिक्षा में क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान है, महिलाओं के लिए क्या योगदान है। तो मुझे लगता है कि हमें बहना नहीं चाहिए किसी भी लालच में, किसी भी घोषणा में। हमें सही व्यक्ति का चयन करके उसको विधानसभा या लोकसभा भेजना चाहिए। भरत जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से चुनाव की, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से यहाँ पर इस बार कांग्रेस आगे चलकर उभर कर सामने आने वाली है? और निर्देशों की मुख्य रूप से यहाँ पर चुनाव आयोग की बात की जाए तो किस तरीके से इस क्राइटेरिया को कांग्रेस निभाएगी? देखिए, गुजरात में पिछले 27 सालों में गुजरात के लोगों ने भाजपा जो विकास का ढिढोरा पीटती है, उस विकास को ढूंढ रहे हैं। एक सिंपैथी की वजह से जो है वो बार बार जो है नरेंद्र मोदी जी को वोट मिलता था। पिछली बार देख लीजिएगा 79 सीट हमारी आई, थोड़ा एक दो जगह चूक नहीं हुई होती तो शायद उसी समय पिछली बार ही शायद हमारी सरकार बन जाती जी। इस बार हम लोग बहुत अच्छे से डोर टू डोर, घरों घर जाके प्रचार कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला। और लोगों से जब सुनते हैं तो कहते हैं कि भाजपा के 27 साल में जितना विकास करना था कर लिया, अब सिर्फ जो है वो लुभावने वादे करती है और वादे पूरे नहीं करती है। इसलिए अब जनता ने गुजरात की मन बना लिया है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को लाएंगे और देखिएगा कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को भी देगी, कैंडिडेट भी देगी और उसके बाद चुन के आने के बाद जनता का वहां पे मूलभूत सुविधाओं का जो वहां पे अकाल पड़ा हुआ है वो सारा काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। तो महेश जी, यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, क्या उसके हिसाब से वाकई में बीजेपी पार्टी चलती नजर आएगी? महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है जी? हाँ, जैसे मेरे साथी प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि 27 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य नहीं किए गुजरात के, आजकल लोग बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं, मोरबी में गुजरात मोरबी में दिखा विकास कितना आपने किया है, मोरबी में भी दिखा। और 70 साल में आप लोगों ने जो जिस राज्य में शराबबंदी है वहाँ पे लोगों ने देखा कि शराब पी के कितने लोगों की मौत हुई, वहाँ पे देखा कि अग्निकांड में अस्पताल में कितने लोगों की जाने गई। ये सारा आपका विकास का काम है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो खुश है भारतीय जनता पार्टी से। अरे भैया, आज 27 साल से बनाना भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाती है, सरकार जनता देती है। ये जनता पे छोड़ दीजिए, जनता किसको चुन के देगी इस बार गुजरात की वो देख लीजिएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सरकार भाजपा बना रही है, यानी कि पूरा ईवीएम मशीन जो है आपके पास ही है कि आप ही सब वोट डालेंगे। अरे गुजरात की जनता ये तय करेगी ना कि सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। आप जो चैनल पे बैठ के तय कर दे रहे हैं कि गुजरात में जनता सरकार हमारी आएगी। जहां इनके आरोप होती है तो ईवीएम खराब है, जहां इनकी सीट आती है ईवीएम अच्छी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सरकार हमारी आएगी, तो भाई जनता तय करती है इस देश में कि सरकार किसकी आएगी। आपने अच्छा काम किया होगा तो आपकी आएगी, अगर हमारे ऊपर विश्वास जनता होगा तो हमारे साथ जनता आएगी। और आप जो सत्ता में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं, लोग नकार देते हैं आपको। और नाराज तो देखा लोगों का कि 200 लोग मारे जाते हैं मोरबी में और देश के प्रधानमंत्री अभी तक मुख्यमंत्री को हटाए नहीं, और वहां पे जाके बंगाल में जो है ब्रिज गिर गया था तो देश के प्रधानमंत्री कहते थे ये तो भ्रष्टाचार है, ये तो भ्रष्टाचार हुआ है। ममता बनर्जी के मंत्रियों ने, ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार किया है। तो आपके यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, वो पुल ऐसे ही गिर गया। वहां के जो घड़ी बनाने वाले कंपनी के मालिक ने आप लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया था, वहां का जिलाधिकारी आपको पैसा नहीं पहुंचाया था, वहां का जो है कमिश्नर उसने आपको पैसा नहीं पहुंचाया था, महानगर पालिका वहां पे आपको पैसा नहीं पहुंचाया था। जवाब वो दीजिए। खाचा जो था वो आपके पास पहुंचा होगा तभी तो आप कह रहे हैं ना। अरे तो ब्रिज गिरा ना, 100 लोगों का कैपेसिटी उस ब्रिज पे जाने का है, वहां पे जो है 400 लोग 500 लोग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन था ना। प्रधानमंत्री 17 रुपए का टिकट दे के पैसा ज्यादा कमाने के लिए आप लोग ने जो है वो वहां पे अपना जो है हिस्सा रखा होगा, वो हिस्से की वजह से लोगों की मौत हुई।
और भारतीय जनता पार्टी हमेशा को सजा दिला आवाज नहीं आ रही बराबर राजकुमारी जी। माध्यम से ठीक है, वो हेलो। मुद्दों पे वॉइस कोई में थोड़ा सा राजनीति नहीं होनी issue आ रहा है। चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग की बात को। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि यहाँ पर चुनाव नजदीक है, यहाँ पर शायद अब वो समय आ गया है जब जनता की सुनने वाली पार्टी तो है, लेकिन यहाँ पर शायद अब ऐसा भी समय आ चुका है जब खुद चुनाव आयोग को तमाम निर्देश देने पड़ रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जो वाकई में वादे तो करती हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। वादों का फर्रा तो तैयार किया जाता है, लेकिन पैसा कहां से आएगा इसका ब्यौरा अब चुनाव आयोग ने मांगा है। किस तरह से इसे पूरा किया जाता है, क्योंकि एक समय अवधि भी चुनाव आयोग ने दी है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वादों के चलते और जिस तरह से आपराधिक छवि रखने वाले नेताओं के चलते माहौल खराब हो रहा है, उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और ब्यौरों के आधार पर यहाँ किस तरीके से रिपोर्ट अपडेट कर पेश की जाती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।